नमस्कार, मैं भानु प्रताप बिष्ट। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सत्यधारा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग पर बड़ा घटनाक्रम। दिल्ली से इस वक्त ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद पेंशन भोगियों की वर्षों पुरानी मांग अब देश के शीर्ष राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक यह मुद्दा पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे लाखों पेंशन भोगियों को अब कोई ठोस राहत मिलने वाली है? दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति की गतिविधियां तेज हुई हैं। संगठन की ओर से लगातार सांसदों और सरकार के वरिष्ठ नेताओं तक पेंशन भोगियों की समस्याएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि उनकी उम्र बढ़ रही है, इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है और मौजूदा पेंशन में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो गया है। आंदोलन से पहले भी इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाने की कोशिशें की गई थी। अमरावती में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे से मुलाकात कर पेंशन भोगियों की समस्याएं उनके सामने रखी गई थी। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने सांसद अनिल बोंडे से दोबारा मुलाकात की। इस टीम में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, रमेश बहुगुणा, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभाताई आरएस, सरिता नारखेड़े और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीएस नारखेड़े शामिल थे। इसके बाद सांसद अनिल बोंडे ने अपनी पत्नी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति, बढ़ती उम्र में उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और कम पेंशन के कारण सामने आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया गया। बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से बात करने और मामले का उचित समाधान तलाशने का आश्वासन दिया। हालांकि यहां यह बात साफ समझना जरूरी है कि किसी नेता से हुई मुलाकात या मौखिक आश्वासन को अंतिम सरकारी फैसला तब तक नहीं माना जा सकता जब तक आधिकारिक आदेश या अधिसूचना सामने न आए। इसी बीच जंतर मंतर के आंदोलन में शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद अप्पा साहब वाणे, ठाणे से सांसद नरेश मस्के और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे भी पेंशन भोगियों के समर्थन में पहुंचे थे। सांसद अप्पा साहब वाणे ने आंदोलन के मंच से बताया था कि वे श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने पेंशन भोगियों की उम्र और उनकी कठिन परिस्थितियों का मुद्दा श्रम मंत्री के सामने रखा था। उनका कहना था कि जिस उम्र में बुजुर्गों को परिवार के साथ आराम से रहना चाहिए, उस उम्र में उन्हें अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बताया गया कि श्रम मंत्री की ओर से इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था। हालांकि पेंशन भोगियों की नजर अब किसी आश्वासन से ज्यादा ठोस फैसले पर है। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। सांसद अप्पा साहब वाणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पुरानी मांगों, जंतर मंतर पर हुए आंदोलन और पहले दिए गए आश्वासनों का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। इस मुलाकात के संबंध में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विषय की समीक्षा और वित्तीय समाधान की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के स्तर पर देखी जा रही है। दोनों मंत्रालयों के बीच समन्वय के जरिए समाधान की दिशा में काम किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन एक बार फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतिम फैसला तभी माना जाएगा जब सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी होगी और उसका वास्तविक असर पेंशन भोगियों के बैंक खातों में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सांसद अप्पा साहब वाणे ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महाराष्ट्र अध्यक्ष तानाजी कालभोर को मुलाकात से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें उपलब्ध कराई। इसके बाद श्रम मंत्री से भी आगे बातचीत का प्रयास जारी रहने की बात कही गई। अब बात करते हैं आंदोलन के अगले चरण की। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी संख्या में ईमेल और रजिस्ट्री पत्र भेजे जाने की बात सामने आई है। संगठन का कहना है कि पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर दबाव लगातार बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की ओर से आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी संकेत दिए गए हैं। संगठन का कहना है कि केवल ज्ञापन और पत्र देने तक सीमित रहने के बजाय अब प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बीच ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन समय पर खाते में नहीं पहुंचने से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई हैं। कुछ पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ और बैंक स्तर पर भुगतान में देरी की समस्या बताई है। कई मामलों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक विवरण और पेंशन भुगतान आदेश से संबंधित तकनीकी अड़चनों की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए यह समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि बहुत से लोग अपनी दवाइयों और घर के खर्च के लिए इसी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। यदि भुगतान तकनीकी कारणों से रुक जाए तो उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो सकता है। कुछ मामलों में पेंशन भोगियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी दिक्कतों का
सामना करना पड़ता है। बढ़ती उम्र के कारण उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं आने, पहचान सत्यापन में समस्या या जानकारी में गलती जैसी वजहों से प्रमाण पत्र लंबित या अस्वीकृत होने की शिकायतें की गई हैं। ऐसी स्थिति में पेंशन भोगियों को अपने बैंक खाते, पेंशन भुगतान आदेश और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी की जांच करानी चाहिए। किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित ईपीएफओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। कमांडर अशोक रावत की ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर रुकी हुई पेंशन जारी नहीं की गई और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तथा महंगाई भत्ते की मांग पर निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। ईपीएफओ कार्यालयों, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों तक आंदोलन ले जाने की बात कही गई है। दूसरी तरफ संसद में पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का लिखित जवाब भी सामने आया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार की ओर से एकीकृत पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है। यहाँ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांग अलग है। उनका मुख्य जोर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर है। पेंशन भोगियों और उनके संगठनों का तर्क है कि लंबे समय तक काम करने के बाद भी बड़ी संख्या में बुजुर्गों को बहुत कम मासिक पेंशन मिल रही है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य और घरेलू खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेंशन संगठनों की ओर से 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है। इसके अलावा बेहतर चिकित्सा सुविधा और उच्च पेंशन से जुड़ी मांगे भी लगातार सामने आती रही हैं। उच्च पेंशन के मामलों में भी कई पेंशन भोगियों ने प्रक्रिया में देरी की शिकायत की है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएफओ में बड़ी राशि जमा की, लेकिन संशोधित पेंशन भुगतान आदेश या उच्च पेंशन का लाभ अभी तक नहीं मिला। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से सरकार पर दबाव बढ़ाने की बात कही जा रही है। संगठन का दावा है कि अगर मांगों पर जल्द ठोस फैसला नहीं हुआ तो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कोयम्बटूर और कोलकाता जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में आंदोलन तेज किया जा सकता है। अब जरा ईपीएफओ के केंद्रीय स्तर पर चल रही गतिविधियों की बात करते हैं। आंदोलन के बाद श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक होने की बात सामने आई है। इसमें पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति, निवेश से मिलने वाले रिटर्न और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव पर चर्चा किए जाने की जानकारी दी गई है। पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर सबसे बड़ा सवाल वित्तीय बोझ का है। पेंशन संगठनों का कहना है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते तक बढ़ाने के लिए ईपीएफओ के फंड तथा केंद्र सरकार के बजट से वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम सरकारी निर्णय सामने आना अभी बाकी है। इसलिए पेंशन भोगियों को किसी भी अपुष्ट दावे के बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से आगे की रणनीति भी तैयार किए जाने की बात कही गई है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, सार्वजनिक उपक्रमों और परिवहन सेवाओं में चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन बढ़ाने की योजना बताई गई है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में ईपीएफओ कार्यालयों के बाहर लगातार धरना देने की रूपरेखा भी सामने आई है। अब सवाल उस तकनीकी समस्या का है जिसकी शिकायत कई पेंशन भोगी करते हैं। बैंक खाते में पेंशन भुगतान के लिए ईपीएफओ और बैंक के बीच सही जानकारी का मिलान बेहद जरूरी होता है। यदि बैंक विवरण, पेंशन भुगतान आदेश या डीबीटी से जुड़ी जानकारी में कोई समस्या हो तो भुगतान में देरी हो सकती है। कई पेंशन भोगियों को बैंक शाखाओं में यह बताया जाता है कि ईपीएफओ से भुगतान की मंजूरी या आवश्यक जानकारी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में बैंक और ईपीएफओ के बीच समन्वय की कमी सीधे पेंशन भोगी को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की कानूनी टीम की ओर से भी कहा गया है कि अगर प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसी पेंशन भोगी को गंभीर नुकसान होता है तो जिम्मेदारी तय करने के लिए कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ संसद में भी ईपीएफओ के पास मौजूद बिना दावे वाली राशि और पेंशन फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है। पेंशन संगठनों का सवाल है कि जब ईपीएफओ के पास बड़ी राशि मौजूद है तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन क्यों नहीं जुटाए जा सकते। इसी तरह ईपीएफओ के प्रशासनिक खर्च को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि यदि संस्थान के प्रशासनिक खर्च के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है तो बुजुर्ग पेंशन भोगियों की न्यूनतम आय बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। इस पूरे आंदोलन में महिला पेंशन भोगियों की भागीदारी बढ़ाने की बात भी सामने आई है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की महिला विंग की अध्यक्ष शोभाताई आरस ने महिला पेंशन भोगियों और कामगार परिवारों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। आने वाले दिनों में अलग अलग जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाने की योजना बताई गई। जिन पेंशन भोगियों की पेंशन फिलहाल रुकी हुई है उन्हें सबसे पहले अपने बैंक खाते और डीबीटी से जुड़ी जानकारी की जांच करानी चाहिए। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित समस्या हो तो उसे दोबारा सत्यापित कराना चाहिए और ईपीएफओ के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन
भोगियों का आंदोलन अब एक अहम मोड़ पर दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर से उठी आवाज, सांसदों के जरिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचने का दावा किया गया है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के स्तर पर समाधान की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अभी तक न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। पेंशन भोगियों के लिए आश्वासन महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन वास्तविक राहत तभी मानी जाएगी जब सरकार की ओर से स्पष्ट और लिखित फैसला सामने आएगा और उसका लाभ सीधे पेंशन भोगियों को मिलेगा। आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन किस दिशा में जाता है, सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक कदम उठाया जाता है या नहीं, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण है।